नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। दिवाली के 2 दिनों में मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। आज से फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं आईआर का सेक्शन और बाकी भी 68 बीपीएससी के लिए क्वेश्चंस आज से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो आज जो मेन टॉपिक है उसके अलावा मैं ये भी बता दूंगा आज एक वीडियो बना के कि बीपीएससी मेंस के लिए करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है, कहाँ से कहाँ तक क्या पढ़ना है और किस तरह से तैयार करना है जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के लिए। आईआर का सेक्शन जो होता है वो जीएस पेपर 1 में सेक्शन 2 होता है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस हल करने होते हैं। आईआर नहीं, करंट अफेयर का मुख्य रूप से सेक्शन होता है, लेकिन इसमें आईआर ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको बिना आईआर के करंट अफेयर से भी पूछे जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब 99% चांस है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन के रूप में। क्या है आज का टॉपिक? वो है G20 का सम्मेलन जो भारत में होने वाला है अगले साल। ध्यान रखना, पूरे वैश्विक रूप में इतना बड़ा संगठन जिसका सम्मेलन भारत में हो, पहली बार ही ऐसा हो रहा है, नहीं तो इससे पहले कोई इतना बड़ा सम्मेलन भारत में नहीं हुआ था। 2023 में आज हम लोग पूरा देखेंगे क्या क्या होता है G20। पूरा पीडीएफ से मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा, फिर अंत में क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। 2023 में 17वां G20 का बैठक भारत में होगा, इसकी अध्यक्षता भारत को मिली है। ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम पूरा पढ़ेंगे कि G20 के भारत के लिए क्या निहितार्थ हैं, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये G20 के लिए भारत क्यों ज़रूरी है, भारत G20 के लिए क्यों ज़रूरी है, और वर्तमान जो वर्ल्ड सिनेरियो है, जो वर्ल्ड ऑर्डर अभी वर्तमान में चल रहा है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं G20 के सामने, और G20 क्यों ज़रूरी है आज के दुनिया में। G20 की स्थापना कब हुई, G20 क्या है, किस तरह से काम करता है, हर मुद्दे को हम लोग देखेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि G20 जो है ये सारे देश हैं, ये देख रहा होगा आपको ऑरेंज कलर से जितने भी देश हैं ये सभी G20 के सदस्य हैं। दुनिया का 85% ट्रेड और बिजनेस और इकोनॉमी को G20 शामिल करता है अपने आप में, 85%। तो इसलिए विश्व का सबसे बड़े संगठनों में से एक है, इसलिए इसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। सबसे पहले भारत के बारे में कुछ मैं परिचय बता देता हूँ, अपने देश के बारे में कि हमारा देश अभी किस स्थिति में है और क्यों ज़रूरी है G20 के लिए हमारा देश। ध्यानपूर्वक आपको एक एक लाइन सुनना है, सामान्य भाषा में बिल्कुल तोड़ के मैं बच्चों की भाषा में समझा रहा हूँ आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन नीचे है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या होती है ना, किसी भी देश का पोजीशन क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि वहाँ पर ऐसा तो नहीं कि सैन्य शासन है, तानाशाही है, या वहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि बार बार सरकारें गिरती रहती हैं, बदलती रहती हैं, वहाँ कोई फैसला लेने वाला नहीं है। इन सब परिप्रेक्ष्यों को देखकर किसी भी देश का पॉलिटिकल जो पावर है ना उसका अंदाज़ा लगाया जाता है, और बिना पॉलिटिकल पावर के इकोनॉमिक पावर पॉसिबल ही नहीं है। कोई ऐसा देश आपने नहीं देखा होगा जो पॉलिटिकल रूप से हमेशा अनस्टेबल रहता है लेकिन इकोनॉमिक रूप से बहुत मजबूत हो, ऐसा कोई देश संभव ही नहीं है। इसलिए जब भी किसी देश के पावर की सामर्थ्य की बात की जाती है, देखा जाता है वहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, जो वहाँ की सरकारें हैं, वो कितनी स्थिर है, कितना फैसला ले सकने लायक है। तो निस्संदेह अभी जो हमारे भारत सरकार है, हमें किसी भी पार्टी के हों समर्थक, आप उन चीज़ों को दिमाग से बिल्कुल साफ करके आप एक सिर्फ भारतीय के तौर पर सोचिए, जिसको एक रिलेशन बनाना है दूसरे देशों से। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की बात हो रही है, किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है। हमारी सरकार जो है केंद्र सरकार, अभी वो स्थिर सरकार है, अपने बदौलत सरकार है, 300 से अधिक सीटें हैं उसके पास, यानी कि टफ से टफ डिसीजन लेती है ये सरकार, और लिए हुए हैं कई सारे इसने इससे पहले। इसका उदाहरण हमें क्या मिला है, पॉलिटिकल डिसीजन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिक डिसीजन। क्यों? क्योंकि G20 जो है, ग्रुप ऑफ 20, ये मूल रूप से आर्थिक संगठन है। एक क्या है? आर्थिक संगठन है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना, ये एक आर्थिक संगठन है। G20 एक आर्थिक संगठन है, इकोनॉमिक रूप से एक संगठन है, इकोनॉमी के लिए इकट्ठे हुए हैं सारे देश। पहले G7 हुआ करता था, उसी का विस्तार है G20 ग्रुप। तो जो हमने इकोनॉमिक रूप से, भारत सरकार ने बहुत सारे फैसले लिए हैं ऐसे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स को मजबूत करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं बंधुओं? तो जो ग्राउंड लेवल का इकोनॉमिक्स होता है, जो ऐसी इकोनॉमिक्स जो सामान्य लोगों को जीवन को प्रभावित करती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भारत सरकार के फैसले हैं, कौन कौन से फैसले आप बोलेंगे? आपको बोलना पड़ेगा कि जो सस्ता और जो आसानी से
लोन उपलब्ध हो पा रहा है, या सिंगल विंडो सिस्टम हमने बहुत सारे बनाए हैं। किसी को कोई कंपनी रजिस्टर करना हो, एमएसएमई को हमने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है, एमएसएमई के लिए अलग से लोन प्रोवाइड करवाए हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र शुरू किया है हमने, जो किसानों को डायरेक्ट पहुंच जाता है। उर्वरक पर जो सब्सिडी थी उसको हमने सही किया है, नीम कोटेड उर्वरक को शुरू किया। ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे सुधार होते हैं ना, जो मूल रूप से पूरे इकोनॉमी को प्रभावित करते रहते हैं। समझना इस चीज़ को। अब जैसे डीबीटी नहीं होता, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र जो होता है, जो किसी को कोई सहायता भारत सरकार को देना होता है। मैं ये अभी बता रहा हूँ कि भारत की इकोनॉमी क्यों मजबूत हुई है, बेसिक कुछ बता रहा हूँ इकोनॉमी की। डीबीटी जो होता है वो अगर पहले जैसा होता तो उसमें सरकार अगर 20 रुपये भेजती थी तो 1 रुपये नहीं पहुँचते थे किसानों के पास में या लाभार्थी के पास में। अब सरकार 20 रुपये भेजती है तो 20 रुपये पहुँचते हैं। ये सब चीज़ें क्या हैं, लोगों के पास सरकारी तंत्र और बैंक से जुड़े हैं लोग, यानी कि 140 करोड़ लोग अगर बैंक से जुड़ जाएंगे, दुनिया में चीन के बाद सबसे ज़्यादा संख्या होगी बैंकों से जुड़ने वाला। तो ये संख्या कोई भी देश दुनिया में इग्नोर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा बाज़ार है हमारे पास। अब बाज़ार तो है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता हम सब कुछ खरीद के भी रखें भारत में। इसलिए हमने क्या प्लान बनाया, हमने बनाया कि हम इतने बड़े बाज़ार हैं तो हम आत्मनिर्भर भी होंगे, है ना, हम खुद से सामान बनाएंगे भी। इसके लिए बहुत सारी स्टार्टअप को शुरू किया गया, स्टार्टअप स्टैंडअप नीति जो लाई गई कि भारत में कंपनियां भी खुलें। अब जो आपने जनधन अकाउंट का नाम सुना होगा, आधार का नाम सुना होगा, ये सब क्या है, लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से डिजिटली रूप से जोड़ना। यूपीआई, जो आप यूपीआई यूज करते हो, जैसे फ़ोनपे या पेटीएम या गूगल पे, ये सब जो ये यूपीआई जो सिस्टम है, ये दुनिया के सबसे बड़े आविष्कारों में से एक होगा अगर वर्तमान समय में देखें तो। भारत का ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे अधिक होता है, अमेरिका और चीन को भी हमने पछाड़ दिया। तो ये सिस्टम दुनिया नहीं इग्नोर कर सकती है कि कोई एक ऐसा देश है जो इतना माइक्रो लेवल इकोनॉमिक्स, छोटे ज़मीनी स्तर की इकोनॉमिक्स पर काम कर रहा है। अब आते हैं कि हमारा काम अच्छा है, इसका प्रमाण क्या है, कि क्या किसने ऐसा बोला। हम हवाई तो बातें नहीं कर सकते हैं, प्रमाण हमें देना पड़ेगा। तो प्रमाण में हम क्या बोलेंगे कि कुछ पिछले हफ्ते ही आईएमएफ ने अपना विकास दर जारी किया है, जिसमें आईएमएफ की जो चीफ हैं उन्होंने क्या बोला कि इस अंधकार के दौर में भी भारत की इकोनॉमी जो है वो एक रोशनी की तरह है। भारत की इकोनॉमी एक लाइट की तरह दिख रही है, यानी कि हम दुनिया में अभी जो बंदी का माहौल बना हुआ है पूरे दुनिया में कोरोना के बाद, उसमें भी सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है हम। 6.8 से ज़्यादा हमारी ग्रोथ रेट है परसेंट में, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हम। तो ये जब आईएमएफ के चीफ ने बोला तो इसका मतलब क्या था कि भारत सरकार की नीतियां जो हैं, जो माइक्रो लेवल की इकोनॉमिक्स है, जो बैंकिंग की इकोनॉमिक्स है, जो सरकार का इकोनॉमिक प्लान है, वो बेहतर है, वो सही दिशा में जा रही है। और क्या है इकोनॉमी के अलावा, दुनिया की 5th बड़ी इकोनॉमी तो हम बने ही हैं, 5वीं इकोनॉमी हो गए हम घोषित रूप से आईएमएफ के द्वारा। उसके अलावा 140 करोड़ के लगभग में पॉपुलेशन है, जिसको अपनी ज़रूरत के सामान चाहिए होता है। इसके अलावा दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे अधिक स्टार्टअप भारत में खुल रहे हैं। यूनिकॉर्न के मामले में भी हम तीसरे नंबर पर आ गए। यूनिकॉर्न क्या होता है, $100 बिलियन जिनका ज़्यादा का कारोबार हो जाता है। नई नई कंपनियां यूनिकॉर्न में, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी कंपनियां इतनी ज़्यादा बूम कर रही हैं भारत में, जितना दुनिया में कहीं भी नहीं कर रहा है। सबसे अधिक स्टार्टअप हैं यूएसए में, उसके बाद दूसरे नंबर पर है चीन में, तीसरे नंबर पर भारत में है। तो जब आप ऐसी चीज़ों को लिखोगे कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है और G20 के इकोनॉमिक भागीदारों में सबसे बड़े भागीदार में से एक हम हो सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, हमारा पक्ष मजबूत होगा कि हम G20 क्यों डिजर्व करता है हमें, और हम क्यों डिजर्व करते हैं G20 को। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी इंट्रो। अब चलते हैं मुख्य मुद्दे पर कि G20 की जो बैठक होगी उससे हमारी क्या उम्मीदें हैं। G20 का परिचय सब कुछ मैं दूंगा। ये आप देख सकते हैं, ये सारे G20 के देश हैं। सबसे कम देश कहाँ से हैं, तो अफ्रीका से हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है पीटी में यूपीएससी फंसाने के लिए पूछ रहे कि सबसे अधिक जो देश हैं, वो सबसे कम देश हैं वो एशिया से हैं G20 में शामिल। तो ऐसा नहीं है, चीन है, भारत है, यहाँ पर भी कुछ देश हैं शामिल, ये सब जापान है, दक्षिण कोरिया है, ये सभी G20 के मेंबर है। इंडोनेशिया भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है G20 में, न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। चलते हैं, आप देखते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं। भारत 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। अंत में क्वेश्चन दूंगा मैं, जिसको आपको लिख के भेजना होता है। मेंस आंसर राइटिंग का ग्रुप का लिंक होगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जिस पर आपको PDF मिलेगा कल इसका, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल का है किसी को,
ज्वाइन करना, तो उसका भी मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप है हिस्ट्री ऑप्शनल का, वहाँ भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को मुझसे कुछ पूछना होता है तो इंस्टाग्राम आईडी दिया होता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत वर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली है, कहीं कहीं पर जम्मू कश्मीर भी आया था, जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। भारत सरकार पूर्ण रूपेण कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में भी आयोजित किया जाए, कुछ हिस्सा तो G20 का आयोजित किया ही जाए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है ना कि, लेकिन दिक्कत क्या है कि जम्मू कश्मीर में जो टेररिज्म है वो अभी भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चिंता, और हम अपने पर रिस्क ले सकते हैं, हमारे मंत्री जा सकते हैं, लेकिन विदेश के कोई बड़े नेता जम्मू कश्मीर में जाएंगे, इसकी संभावना कम दिखता है। 17वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया में होगा, जिसके बाद भारत दिसंबर G20 से 2022 से G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर लेगा। दिसंबर 2022 में हम लोग क्या करेंगे? G20 की अध्यक्षता ग्रहण कर लेंगे। भारत एक वर्ष की अवधि के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, एक वर्ष की अवधि के लिए। एक वर्ष में G20 के वित्त मंत्रियों का सम्मेलन हो, गवर्नरों का सम्मेलन हो, राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन हो, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो, G20 के सारे कहाँ पर होंगे? सारे सम्मेलन भारत में होंगे एक वर्ष के लिए। अभी कहाँ पर हो रहा है? तो इंडोनेशिया में था। प्रमुख बिंदु: अतिथि देश। भारत G20 अध्यक्ष के तौर पर, भारत जिनको अतिथि के तौर पर बुला रहा है, अतिथि यानी कि वो सदस्य हैं नहीं G20 के, लेकिन उनको भारत बुला रहा है स्पेशली कि आप भी आइए G20 में शामिल होइए। अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात के अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है G20 में। ट्रोइका क्या होता है? ट्रोइका एक रूसी शब्द है। इसका मतलब होता है एक ऐसा रथ जिनको 3 घोड़े मिलकर खींचते हैं। इसमें क्या होता है? वर्तमान का जो है अध्यक्ष G20 का, वो जो प्रीवियस अध्यक्ष रहा है वो, और जो आने वाले समय में अध्यक्ष होगा वो, ये तीनों मिलकर G20 के ट्रोइका कहलाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना। यूपीएससी इसको पीटी में पूछ सकता है कि हाल ही में ट्रोइका शब्द चर्चा में था, इसका मतलब क्या होता है। अध्यक्षता के तौर पर भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्रोइका का गठन करेंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रोइका में तीनों विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी, जो उन्हें वैश्विक शक्तियों के मध्य बढ़त प्रदान करेगी। ट्रोइका G20 के भीतर शीर्ष समूह को संदर्भित करता है, जिसमें वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष वाले देश होते हैं इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील शामिल हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और G20 की खासियत यह है कि यहाँ पर विकसित, जो पूर्ण रूपेण डेवलप्ड कंट्री हैं और विकासशील जो देश हैं दुनिया में, ये दोनों एक साथ बैठते हैं और बातें करते हैं, अपनी इकोनॉमी के बारे में शेयर करते हैं, अपने जो इशू हैं दुनिया के लेवल पर उनके बारे में बातचीत करते हैं। G7 जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड कंट्री का है। G20 जो होता है उसमें डेवलप्ड और जो विकासशील है, डेवलपिंग है, वो दोनों ही देश शामिल होते हैं। इस बारीकियों को जरूर लिखिएगा अपने आंसर में। इससे क्या होगा? आंसर आपका इफेक्टिव बनेगा कुछ शब्दों से। ओके, प्राथमिकताएं क्या सब होंगी हमारी, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको। समावेशी, न्याय संगत और सतत विकास। इंक्लूसिव, उसके बाद से न्याय संगत और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होते हैं, ये तीनों हमारे पहली प्राथमिकताओं में शामिल होंगी। पर्यावरण के लिए जीवन शैली, यानी कि पर्यावरण के मुद्दे भी इस बार शामिल होंगे। और आपको कौन से मुद्दे लगते हैं शामिल हो सकते हैं? रूस और यूक्रेन का जो वॉर है, ये वॉर भी आपको दिख सकता है वहाँ पर। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, कृषि एवं शिक्षा से लेकर वाणिज्य तक के क्षेत्र में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और तकनीकी सक्षम विकास भी शामिल होगा प्राथमिकताएं में। कौशल मानचित्रण, संस्कृति, पर्यटन, जलवायु, वित्त पोषण, चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इस चीज़ को ध्यान में जरूर रखना। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसमें होता है कि किसी भी चीज़ का रीयूज करना। इससे क्या होगा? इससे वेस्ट कम जनरेट होंगे। जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए ज़रूरी होते हैं, जिम्मेवार वेस्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो गए या बाकी चीज़ों के वेस्ट होते हैं, उनको रिसाइकल कितना ज़्यादा हम कर पाते हैं, समझ रहे हो ना? तो उसी को चक्रीय अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है कि हमारी इकोनॉमी में रीयूज जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है ना? तो इस चीज़ पर भी चर्चा होगी। वैश्विक खाद्य सुरक्षा,
जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी है वो इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में होगा। क्यों चर्चा में होगा? पूरे दुनिया में चीन से लेकर अमेरिका तक में सूखा का प्रभाव देखा गया है, जिसके कारण से फूड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। कहीं कहीं पर अधिक वर्षा हो गई है। उसके अलावा रूस और यूक्रेन जैसे देश हैं, ये दुनिया में बहुत बड़े खाद्य निर्यातक देश थे। जब ये देश युद्ध में उलझे हैं तो उसके बाद से फूड सिक्योरिटी का मामला और ज़्यादा हाई हो गया है। ऊर्जा सुरक्षा, ये भी तेल से जुड़ा हुआ है। तेल, ऊर्जा सुरक्षा तो पता ही है आपको, अभी रूस यूक्रेन वॉर के बाद और ज़्यादा चर्चा में है। ग्रीन हाइड्रोजन, ये नई इकोनॉमी होगी। आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन का चलन बढ़ जाएगा। आपदा जोखिम में कमी तथा अनुकूलन भी इस बार मुद्दा होगा। विकासात्मक सहयोग, आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई और बहुपक्षीय सुधार। आर्थिक अपराध के विरुद्ध लड़ाई मतलब कोई कहीं से इकोनॉमिक ऑफेंस करके, इकोनॉमिक ऑफेंस का मतलब जो आर्थिक रूप से चोरी का काम होता है, जैसे विजय माल्या भाग गया अपने देश से पैसा लेकर, तो इन चीज़ों पर भी बातचीत होगी कि भाई ऐसा इस तरह का हमें कानून बनाना चाहिए कि एक देश का जो अपराधी है वो दूसरे देश में जाके सामान्य नागरिक बन के ना रहे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इस तरह की चीज़ों पर भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। G20 समूह क्या है? G20 का गठन 1999 के दशक के अंत के वित्तीय संकट के पृष्ठभूमि में किया गया था। वित्तीय संकट जब 1999 के दशक में आया तो उसके बाद से क्या हुआ? G20 का गठन किया गया कि भाई देखो, वित्त ऐसी चीज़ है, अर्थव्यवस्था ऐसी चीज़ है, जलवायु परिवर्तन ऐसी चीज़ है जिससे पूरी दुनिया एक साथ प्रभावित होती है ना। तो इस तरह की चीज़ों पर क्यों ना हम बैठ के विकासशील और विकसित देश बातचीत करें। इसलिए G20 का गठन हुआ, जिसमें विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया गया। पूर्वी एशिया अगर आप देखोगे, जापान, दक्षिण कोरिया और उसके बाद इंडोनेशिया और वियतनाम, इन सब देशों को शामिल किया गया। और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत हो गया, इसको भी शामिल किया गया। भारत के बिना, भारत को आप इग्नोर नहीं कर सकते G20 में। दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वो ज़माना गया जिसमें 1999 में गठन हुआ था इसका। आज हम दुनिया की 5th इकॉनमी हैं और कुछ समय बाद हम 3रे नंबर की इकॉनमी हो जाएंगे, जापान को पछाड़ के, जिसने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया गया। यह 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं, लगभग 10-15 देश हैं, इन सबको मिलाकर G20 का गठन हुआ है। ये भूल मत करना कि G20 में 20 ही देश हैं। 19 तो देश ही हैं और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश आते हैं। इसलिए G20 नाम क्यों है? क्योंकि 20 इसके सदस्य हैं, लेकिन 20वां सदस्य जो है इसका यूरोपियन यूनियन, उसमें बहुत सारे देश शामिल हैं। ओके, जिसकी स्थापना वर्ष 1999 में IMF तथा वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करना। ध्यान रहे, G7 किसका था? उच्च आय वाले देशों को शामिल करना, G7। लेकिन G20 क्या है? मध्यम आय वाले देशों को शामिल करना। वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना था। जो वर्ल्ड में जो इकोनॉमिक रूप से स्टेबिलिटी होती है उसको सिक्योरिटी देना कि स्टेबल रहे वर्ल्ड की इकोनॉमी, वो अप डाउन ज़्यादा ना हो, ज़्यादा आर्थिक मंदी ना आए। साथ में G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। इस डेटा को जरूर आपको लिखना है अपने आंसर में। मैं बाद में ये भी बताऊंगा आपको अंत में, वीडियो के अंत में, क्वेश्चन कैसे लिखते हैं इसके IR के। G20 समूह में विश्व के प्रमुख उन्नत उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश शामिल हैं। उन्नत भी हैं और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश भी शामिल हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा हैं। सदस्य देश G20 समूह में, अब देखो सदस्य देश, आपको लग रहा होगा कि इसको रटना है क्या। मैं तो इतना बोलूँगा, एक बार जरूर 2 बार 3 बार पढ़ना, ध्यान में रखना, क्योंकि UPSC ने 2020 में इसको पूछ लिया था कि G20 के नियम से कौन कौन से सदस्य देश हैं। तो जब UPSC PT में पूछ सकता है तो बाकी देश का सब एग्जाम पूछ सकता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। स्पेन को अस्थायी रूप से अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। अस्थायी रूप से मतलब परमानेंट अतिथि है स्पेन इसका। आप इसका मैप देख सकते हैं। मैप बनाने की कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप बना दें, बस एक वर्ल्ड का मैप अगर बना सकते हैं तो बनाए, कोई ज़रूरी भी नहीं, नॉट नेसेसरी। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, क्योंकि इतना बड़ा मैप कॉम्प्लेक्स G20 में नहीं देखा जाएगा। G20 क्वेश्चन में कि बच्चे ने मैप बनाया है कि नहीं। हाँ, जिन्होंने बनाएंगे जो, उनको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर मिलता है उनके आंसर पर। मैं ही अगर चेक करता हूँ, किसी में मैप रहता है, डायग्राम रहता है, फ्लो चार्ट रहता है, ग्राफ रहता है, तो मुझे लगता है कि हाँ, इस आंसर को और अच्छे से पढ़ना चाहिए।
माइंडसेट मैं बता रहा हूँ कॉपी चेक करने वाले की। अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष सदस्यों के बीच चक्रीय रूप से प्रदान की जाती है, साइक्लिक रूप से घूमती रहती है। भारत ने आग्रह किया था कि G20 की सदस्यता 2023 के लिए भारत को दी जाए, क्योंकि 75 वर्ष हमारे आज़ादी के पूरे होने वाले हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने बोला था कि हमारे 75 वर्ष जिस दिन पूरे हो जाएंगे आज़ादी के, उस दिन हम अध्यक्षता करना चाहते हैं। तो G20 देशों ने इसकी हामी भरी थी और भारत में इसकी अध्यक्षता शामिल हुई थी। अध्यक्ष पद धारण करने वाले देश पिछले और अगले अध्यक्ष धारक के साथ मिलकर G20 एजेंडा को निरंतर सुनिश्चित करने के लिए ट्रोइका का बनाते हैं। इटली, इंडोनेशिया और भारत अभी ट्रोइका हैं। अब अगला अध्यक्ष कौन होगा? इटली होगा। ऊपर वाले को हटा देना, क्योंकि उसमें पिछला अध्यक्ष था वो गलत था, जिसमें ब्राज़ील, इंडोनेशिया और भारत लिखा हुआ था, वो गलत था। क्योंकि अब कौन है? अभी इटली, अगला अध्यक्ष कौन होगा? इटली होगा। वर्तमान कौन है? इंडोनेशिया। और 2023 में कौन हो जाएगा? अपना देश भारत। ओके, तो ट्रोइका वर्तमान में कौन सा है? यही है। इंडोनेशिया के पास वर्तमान अध्यक्ष पद है, दिसंबर में हमें मिल जाएगा। अधिदेश, G20 का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है। एजेंडा और कार्य का समन्वय G20 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है, जो केंद्रीय बैंक के वित्त मंत्रियों, गवर्नरों के साथ मिलकर काम करते हैं। समूह का प्राथमिक जनादेश अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए है, जिसमें दुनिया भर में भविष्य के वित्तीय संकट को रोकने हेतु विशेष जोर दिया गया है। G20 का भी हम इंट्रोडक्शन पर, G20 है क्या? वित्तीय संकट, ध्यान में रखना। यह वैश्विक एजेंडा, आर्थिक एजेंडा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पॉलिटिकल जो एजेंडा है वैश्विक, उससे G20 का कोई लेना देना नहीं होता है। इकोनॉमिक एजेंडा पर ध्यान रहता है, मुख्य रूप से फोकस रहता है। किस पर? इकोनॉमिक एजेंडे पर। मैं बार बार ये शब्द क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यही है इसके मूल में, इकोनॉमिक। ओके, वर्ष 1999 से 2008 से केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्रियों के समूह से लेकर राज्य के प्रमुखों तक के मंच को मजबूत किया। ये अलग अलग बैठक होते हैं। G20 देश के बैंक के गवर्नरों का बैठक होता है, वित्त मंत्रियों का बैठक होता है, राज्य के प्रमुखों तक का बैठक होता है G20 में। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कहाँ पर हुआ था अभी? तो G20 जो सम्मेलन पिछला हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या क्या दिया था भाषण, इस चीज़ पर चर्चा करते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारत न केवल अपनी पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, बल्कि उससे आगे भी बढ़ रहा है। पेरिस समझौता कब हुआ था? 2015 में पेरिस में जो कॉप हुआ था, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो हुई थी जलवायु परिवर्तन को लेकर, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम जो अभी 2015 में हमने तय किया था, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। G20 की पिछली बैठक में प्रधानमंत्री ने ये चीज़ बोला था। क्या सब बोला था प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से आज G20 शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु गंभीरतापूर्वक प्रयत्न किए हैं। पर G20 के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने स्वच्छ जलवायु के कई क्षेत्रों में ठोस कार्रवाई की है। स्वच्छ जलवायु के लिए हमने कई क्षेत्रों में बहुत ही ठोस कार्रवाई की है। हमें जलवायु परिवर्तन को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं और हम इसको सुधारने के लिए हैं जरूरी। G20 जो है, जो जलवायु परिवर्तन है, G20 में जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, जलवायु परिवर्तन हमारे इकोनॉमी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कई बार IMF और वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि इकोनॉमी जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इसी साल देख लीजिए पूरे दुनिया में सूखा पड़ा है, फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम उठ खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन हुई है। जहाँ पर वर्षा होने चाहिए थी वहाँ पर वर्षा नहीं हुई है। बिहार और यूपी के मैदान में धान लगाने के समय वर्षा नहीं हुई, लेकिन राजस्थान और गुजरात में खूब भारी बारिश हुई थी। तो इस चीज़ के कारण जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य मुद्दा होगा G20 में। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से हमें अकेले नहीं बल्कि एकीकृत, व्यापक और समग्र तरीके से लड़ना चाहिए। उन्होंने सही बोला। भारत ने पर्यावरण के अनुरूप रहने की अपनी पारंपरिक नैतिकता के तहत कम कार्बन और जलवायु अनुकूल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। मतलब कार्बन का जो उत्सर्जन होगा, CO2 का उत्सर्जन, उसको कम करना है। और जलवायु अनुकूल विकास, हम ऐसा विकास करेंगे, डेवलपमेंट, जिसमें जलवायु परिवर्तन ना हो। ओके। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचों जैसे मेट्रो नेटवर्क, जलमार्ग इत्यादि चीज़ें बना रहा है। ये अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे सुविधा और दक्षता के अलावा एक स्वच्छ वातावरण में भी योगदान देंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्रवाई, अब ये क्यों जरूरी है? ये भारत के आत्मनिर्भर बनने के लिए, दुनिया का जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए, उनकी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए, जो तेल का दाम ऊपर नीचे होता रहता है उससे बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है।
G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय को आश्वस्त किया कि भारत 2022 के पहले से ही 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। 2022 से पहले उन्होंने बोला था कि 175 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा है भारत ने, उसको प्राप्त हम कर लेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि अब भारत ने 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्णय लिया है। हमने ये भी निर्णय लिया है कि 2022 तक हमने 175 गीगावाट हासिल करना है और 2030 तक अगले 8 सालों में 450 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी का हमें प्राप्त करना है, लक्ष्य रखा है हमने। इससे क्या होगा, भारत की तेल पर निर्भरता कम होगी, गैस पर निर्भरता कम होगी, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, कार्बन क्रेडिट मिलेगा हमें, कार्बन क्रेडिट को बेचकर पैसा कमा सकते हैं हम। ओके, इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान कोविड-19 महामारी से नागरिक और अर्थव्यवस्था को बचाने, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने, दोनों में बराबर है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर हमने फोकस किया। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में किए गए प्रयासों के बारे में जानकारी देते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का अभियान को भी रेखांकित किया है। LED लाइट्स और उज्ज्वला योजना, उन्होंने बताया कि LED लाइट्स के बदौलत हमने बहुत बड़ी एनर्जी सेविंग की है। जितना पहले 100 वाट का एक बल्ब जलता था घर में, अब सारे घरों में LED लगा दो तो 100 वाट से कम में हमारा काम चल जाता है। तो LED पर भी उन्होंने बोला यह प्रतिवर्ष 3.8 करोड़ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को बचाता है। ये सब डेटा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको अगर आप आंसर में लिखेंगे तो चेक करने वाला बिल्कुल हवा में तैरने लगेगा। भारत ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से 8 करोड़ से अधिक घरों में धुआं मुक्त रसोई उपलब्ध कराई है। यह विश्व स्तर पर सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा पहल में से एक है। तो उज्ज्वला योजना और LED लाइट्स के लिए जो है उजाला योजना, इन दोनों को आपको लिखना है। उजाला और उज्ज्वला, इन दोनों योजनाओं को आपको लिखना है, क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छी योजनाओं में से एक है, सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है उज्ज्वला योजना, जो दुनिया में जो स्वच्छ ऊर्जा होती है उसके मामले में। वनों का विस्तार, ये G20 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत में वनों का विस्तार हो रहा है। इससे अधिक शेर और बाघ जैसी वन्यजीव आबादी भी बढ़ रही है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको G20 पिछले सम्मेलन के प्रधानमंत्री जी के भाषण, क्योंकि जब पिछले सम्मेलन जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया वो चीज़ें थी, लक्ष्य थी, जो हम इस सम्मेलन हम ये बोलेंगे कि हमने इन चीज़ों को करके दिखाया है। अब आप लोग भी कीजिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इकोनॉमिक एजेंडा तय होता है इससे। आगे बढ़ रहे हैं। भारत का लक्ष्य 2030 तक 260 लाख हेक्टेयर खराब भूमि को उपयोगी बनाना, ऐसे भूमि जो बंजर हैं उन पर पेड़ पौधे उगाना, और हम एक सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रहे हैं। एजेंडा, थीम और फोकस जिन्हें भारत को 2023 G20 शिखर सम्मेलन के लिए निर्धारित करना चाहिए। अब ऐसे कौन से एजेंडा हैं जिन पर भारत को फोकस करना चाहिए? क्योंकि अगर G20 की बैठक से पहले आपका एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको ये सब चीज़ें लिखनी पड़ेगी। अगर बैठक के बाद आपका एग्ज़ाम होता है G20 की बैठक के बाद, तो आप G20 बैठक में जो एजेंडा निकल के आएगा उसको लिखेंगे। भारत सरकार क्या बोल सकती है? एक नए वैचारिक ढांचे की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन के मामले में सभी देश एक ही नाव में हैं, क्योंकि अगर भारत की जलवायु परिवर्तन होगा तो उससे चीन अप्रभावित नहीं रहेगा, उससे यूरोप अप्रभावित नहीं रहेगा, क्योंकि सब जगह पूरे दुनिया जो हो गई है एक साइकिल में जुड़ गई है। एक भी देश अगर प्रभावित होते तो पूरी दुनिया प्रभावित होती है। यह माना जाता है कि वैश्विक प्रभाव के साथ सामान्य चिंताओं को फिर से परिभाषित करने वाले अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने की आवश्यकता है। उभरती अर्थव्यवस्था को अब बाहरी समाधान की आवश्यकता वाली समस्याओं का स्रोत नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि साझा समस्याओं के समाधान का स्रोत माना जाना चाहिए। बहुत ही अच्छे लाइन है, इसको आपको ज़रूर लिखना है। ब्रिक्स भी 21वीं सदी के लिए उपयुक्त शासन संस्थानों के लिए उपयुक्त मॉडल प्रदान करता है, जहां एक शक्ति के प्रभुत्व वाले राज्यों का एक संकीर्ण समूह एजेंडा का आकार नहीं देता, बल्कि सभी मिलकर एजेंडा को निर्धारित करते हैं। ये बहुत ही बड़ा लाइन है। इसमें क्या बोलना है कि अमेरिका या रूस या चीन एजेंडा तय नहीं करेगा, पूरी दुनिया जो है ये मिलकर अपना अपना एजेंडा तय करेगी। यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, हम किसी एक पक्षवाद के पक्ष में नहीं हैं, हम यूनिपोलर वर्ल्ड के पक्ष में नहीं हैं कि सारे देश अमेरिका के पीछे चलेंगे, रूस के पीछे चलेंगे। हम बोलते हैं हम सारी देश अपने पीछे चलेंगे, अपना एजेंडा खुद तय करेंगे। विश्व का एजेंडा सारे देश मिलकर तय करना चाहिए, समानता होनी चाहिए, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होना चाहिए। हम इस चीज़ की बात करते हैं। हम मल्टी पोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, जिसमें कोई एक महाशक्ति का वर्चस्व नहीं होगा, बल्कि दुनिया में बहुत सारी महाशक्तियां हैं जिनका वर्चस्व होगा। ओके,
प्रारंभिक बिंदु मानव अधिकारों पर वियना घोषणा 1993 में वैश्विक आम सहमति पर निर्णय होना चाहिए जो सभी मानवाधिकारों को अविभाज्य पुष्टि करता है। 1993 का जो मानव अधिकार के लिए घोषणा है उस पर भी सबका एक साथ वो फैसला होना चाहिए कि हाँ भाई सब लोग ऐसे एग्री हो इस मुद्दे पर। आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बढ़ती मान्यता, उदाहरण के लिए सतत विकास के 2030 एजेंडा को हमें और अच्छे से मजबूती से बढ़ाना है। पर्याप्त भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और स्वच्छता के सभी के लिए काम सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मार्गदर्शन करना चाहिए इन सब मुद्दों पर भी, क्योंकि ये मुद्दे जन सामान्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं। अगर ऐसी इकोनॉमी किस काम की जिसमें लोगों को सही घर न मिले, सही पानी न मिले, सही स्वच्छता वातावरण न मिले। सभी परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आम लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत, व्यापार और सहायता के आधार पर बहुपक्षवाद में असभ्य लगने वाली समस्याओं के लिए दूसरे में विचार विमर्श का मार्गदर्शन कर सकते हैं। बहुत ही ख़राब हिंदी लिखा है, अलग अलग वेबसाइट से मैं उठा के लाता हूँ ये सब चीज़ें, क्योंकि एक वेबसाइट पर एक ही जगह आपको नहीं मिलती है ऐसी चीज़ें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विविधीकरण होना चाहिए। आर्थिक विविधीकरण का मतलब क्या होता है? किसी भी देश को किसी एक ही सेक्टर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। जैसे श्रीलंका जो था वो केवल और केवल टूरिज्म पर बहुत ज़्यादा निर्भर था, या चाय के व्यापार पर बहुत ज़्यादा निर्भर था। कोरोना में दोनों व्यापार कम हुए, देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। लेकिन भारत की इकोनॉमी क्या है? हम एक साथ IT में भी बहुत बड़े नाम हैं, हम एक्सपोर्ट में भी बहुत बड़े नाम हैं, फूड में भी हम दुनिया के बहुत बड़े फूड सप्लायर के रूप में भी हैं, कपड़ा का भी सप्लाई करते हैं, हम मानव संसाधन का सप्लाई करते हैं। तो कोई एक चीज़ ऐसा नहीं है जिस पर भारत की इकोनॉमी निर्भर है। इकोनॉमी में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैश्विक एजेंडा निवेश की ओर झुका हुआ है, जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आर्थिक विविधीकरण के लिए प्रेरणा शक्ति भी हो सकती है। नवाचार उत्पादन और खपत को नष्ट करने और ऊर्जा के नवीकरण स्रोतों को आगे बढ़ाने का समर्थन करता है। ओके। युद्ध के बाद की अवधि में जीवन शैली बदलाव ने सेवाओं और खुदरा के क्षेत्र में शहरी नौकरियों का सृजन किया है, जो उच्च उत्पादकता, निर्माण और जलवायु परिवर्तन के नुकसान के लिए दोषी है। शहरी जीवन कहीं न कहीं दोषी है इन सब चीज़ों के लिए। डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का दोहन करना, जिससे क्या होगा, अब छोटे छोटे पॉइंट में आगे बढ़ रहा हूँ। डिजिटल सूचना प्रौद्योगिकी से क्या होता है? आसान होता है कम्युनिकेशन। सोचो कि पहले डिजिटल अगर इकोनॉमिक नहीं होता इकोनॉमी, तो क्या इतना ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन संभव था? नहीं था संभव। दुनिया में नंबर 1 बनना संभव था, डिजिटल ट्रांजैक्शन में नहीं था संभव। इन चीज़ों को हमें बढ़ाना पड़ेगा और सामान्य लोगों तक पहुँचाना पड़ेगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग, इसके लिए भी हमें G20 में मुद्दा उठाना है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी हम सबको सहयोग करना चाहिए। कंप्यूटरिंग क्षमता, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए। भूस्थानिक डेटा से क्या होते हैं? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से क्या होते हैं? इकोनॉमी अच्छी होती है। कैसे अच्छी होती है? हम ऊर्जा के नए सेक्टर का खोज कर सकते हैं, खनिज संसाधनों की खोज कर सकते हैं, जो मौसम संबंधी जो भविष्यवाणी होती है उसमें सुधार कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के कारण ये भी ज़रूरी होता है। अगला है सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सहयोग। ये क्यों ज़रूरी हो गया है? कोरोना के बाद जब हमने देखा कि पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य की तो हमें बात करनी ही चाहिए कि इसमें सब लोग सहयोग करें। अगर अमेरिका के पास कोई टेक्नोलॉजी है, भारत के पास कोई टेक्नोलॉजी है, बांग्लादेश को कोई ज़रूरत है, तो वो एक दूसरे से साझा कर सकें G20 प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिससे लोगों के जीवन को बचाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए ना। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना होगा। ओके। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा से बचना, मतलब क्या बोला है ना, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए लेकिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। एक दूसरे के गला काट नहीं होना चाहिए, दूसरे को नीचा दिखाने वाली प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा ऐसी होनी चाहिए कि भारत अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ा रहा है तो हम भी बढ़ाएं, इस तरह की प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। विकास के लिए प्राथमिकता को ओवरराइड करना रणनीतिक प्राथमिकता से बचने का सुझाव देता है। इस क्षेत्र के देश 1971 के UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली घोषणा पत्र का निर्माण का समर्थन करेंगे, जिसमें हिंद महासागर को हमेशा के लिए शांति के क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। हिंद महासागर को हमेशा के शांति के क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था। वैश्विक वित्तीय लेन देन का पुनरुद्धार करना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। निष्कर्ष क्या है? मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर चलेंगे। G20 कि भारत की अध्यक्षता बहुपक्षीय व्यवस्था को पुनर्जीवित करने, बहुपक्षीय व्यवस्था, मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसको जरूर लिखना, मल्टीपोलर वर्ल्ड, बहुपक्षीय व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और फिर से केंद्रित करने का एक अवसर है G20 की बैठक। भारत को नई वास्तविकताओं का जवाब देने के लिए
G20 को स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ तैयार करना चाहिए। इसे एक नए मजबूत संस्थागत वास्तुकला के माध्यम से भविष्य के लिए तैयार बहुपक्षवाद पर्यावरण के निर्माण में सहायक बनना चाहिए। हमें बहुपक्षवाद की बात करनी है, हमें बात करनी है दुनिया के भलाई की। मुख्य परीक्षा में आपके क्या प्रश्न आ सकते हैं और इसको आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। G20 के भारत की अध्यक्षता बहुपक्षीय व्यवस्था को पुनर्जीवित करने और फिर से केंद्रित करने का अवसर कैसे हो सकती है, चर्चा कीजिए। इसमें एक और मुद्दा जोड़ सकते हो, आप लिख के भेज सकते हो। G20 और भारत के क्या मतलब संभावनाएं हैं, क्या चुनौतियां हैं G20 और भारत को लेकर, ये इसमें आप ज़रूर लिखना कि G20 के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जिसमें आप लिख सकते हो क्या क्या कि वर्तमान में तेल को लेकर जो चुनौतियां हो रही हैं, ऊर्जा को लेकर चुनौतियां हो रही हैं, जो तेल का प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहा है ओपेक, वो एक G20 के समक्ष बहुत बड़ा मुद्दा है। रूस और यूक्रेन के बाद जो फूड सिक्योरिटी उभरा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। रूस यूक्रेन के बाद जो ऊर्जा सेक्टर उभरा है संकट, वो भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है। जो आतंकवाद का मुद्दा है, आतंकवाद, इसको लेकर भी बात करना पड़ेगा कि आतंकवाद जो है वैश्विक एक प्रॉब्लम के रूप में उभरा है। मैंने बोला था अंत में बताऊंगा, तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। आतंकवाद के अलावा आतंकी फंडिंग को हमें रोकना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रवासन, जो एक देश के नागरिक दूसरे देश में प्रवास कर रहे हैं किसी भी कारण से, या तो वॉर के कारण या इकोनॉमी के कारण या सूखा के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, नौकरी के कारण, ये भी एक वैश्विक मुद्दा के रूप में उभरा है। जलवायु परिवर्तन, ये सब क्या है, ये सब आपको लिखना है। G20 के समक्ष चुनौतियाँ क्या क्या हैं, तो जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यही था आज का लेक्चर G20 पर। बहुत ही अच्छा मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको कहीं पर कुछ कमी दिखी हो तो उसको भी आप कमेंट करके बताइए, मैं अगले लेक्चर में सुधार करूँगा। और इसको आप लिख के भेज सकते हैं, सारा लिंक नीचे दिया होता है, डिस्क्रिप्शन में दिया होता है लिंक, वहाँ पर आप ले सकते हैं इसका। थैंक यू सो मच आप सभी का।